हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल MPPSC स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्री और मेंस दोनों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है अपना पॉलिटी, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे प्री और मेंस दोनों में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है फैक्चुअल है ना, जब तक फैक्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम उसको मेंस में रिटर्न के तहत नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि रिटर्न में आप रिटर्न एग्जाम्स में आपके 3 नंबर, 5 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और फैक्चुअल में आपका जो प्री उसमें 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर आपका फैक्चुअल पार्ट अच्छा होगा तो आप रिटर्न में भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, हम आज इसको संविधान को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है संविधान, ठीक है, जिसको हम मेंस के तहत सेकंड पेपर में और प्री में जो आपकी छठी यूनिट है उसके अंतर्गत ये पोर्शन आपका दे रखा है। तो संविधान की बात करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, आप संविधान के तहत से क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है, संविधान को हम एक वर्ड में बोल सकते हैं कानून। ठीक है, कानून तो आप सब समझते हैं, लॉ बोलते हैं जिसको। तो कानून होता क्या है या नियम होते क्या है? ठीक है ना, कानून या फिर हम इसको बोल सकते हैं नियम। ठीक है, तो कानून या नियम को पढ़ने या समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कानून या नियम बनते कैसे हैं या बनाता कौन है। ठीक है, जैसे आप भी कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसके पहले स्टार्टिंग समझेंगे कि वो एक्चुअली में है क्या। तो इस तरीके से हम संविधान को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी कि कानून या नियम है क्या और बनाया किसने। तो हम इसकी बात करते हैं। तो आपको एक सबसे बढ़िया चीज पता होगी, सरकार। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट या सरकार होती क्या है? ठीक है, तो गवर्नमेंट या सरकार को हम देखें तो इसके 3 भाग हैं या इसको 3 अंगों में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका पहला भाग होता है हमारा व्यवस्थापिका। ठीक है, दूसरा भाग होता है इसका कार्यपालिका और तीसरा भाग होता है इसका न्यायपालिका। ठीक है, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्था करती है। किस चीज की व्यवस्था करती है? कानून की। इनडायरेक्टली तौर पर बोल सकता हूं मैं कि कानून का निर्माण। कानून का निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका करता है। फिर कानून का निर्माण करने के बाद कानून को देश में लागू कौन करता है? कानून को देश में लागू कार्यपालिका करती है। ठीक है, और जो कानून निर्माण होकर के लागू हो चुका है उसको जनता के अनुसार वो जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है या उसके लिए लाभकारी है, इसकी देखरेख कौन करता है? तो इसकी देखरेख न्यायपालिका करती है। तो ये क्या करती है? न्याय सम्मत है या नहीं, इसकी देखरेख करता है। इसकी देखरेख करता है, यानी क्या करता है? कानून न्याय सम्मत है या नहीं, इसकी देखरेख करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये समझेंगे कि व्यवस्थापिका क्या होती है। तो व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं, एक होता है हमारा संसद, ठीक है, और होता है हमारा विधान मंडल। तो संसद और विधान मंडल। अब संसद क्या होता है? तो संसद के होते हैं 3 अंग। ठीक है ना, संसद के 3 अंग होते हैं। वो होता है हमारा लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा और एक होता है हमारा राष्ट्रपति। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को इतना ही कंफ्यूजन रहता है कि सर राष्ट्रपति तो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम 2 सदन के बारे में तो जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं हमारा राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है। ठीक है ना, भारत के संविधान के आर्टिकल 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो किसके तहत होगा? वो संसद के एक सदस्य के रूप में होगा। ठीक है, तो इसको हम संसद का एक अंग मानते हैं। अब देखें हम विधानमंडल देखें तो विधानमंडल के भी 2 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा विधान परिषद और एक होता है हमारा विधान सभा। ठीक है, जैसे आपका अपना जो क्षेत्र है वहां पे विधानसभा क्षेत्र लगता है, उसके नीचे विधान परिषद आती है, फिर देखें और ऊपर हमारा राज्यसभा, फिर और ऊपर देखें हम लोकसभा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये पूरी व्यवस्थापिका की एक प्रणाली होती है, जिसके तहत हम व्यवस्थापिका के कारण क्या कर पाते हैं? कानून का निर्माण कर पाते हैं। आगे देखते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी नाम मात्र की और एक होती है हमारी वास्तविक। अब नाम मात्र की कार्यपालिका, तो नाम मात्र की कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है बेटा, एक होती है हमारी पैतृक और एक होती है हमारी निर्वाचित। ठीक है, पैतृक इन द सेंस कि जैसे कि जेनेटिकली तौर पर
एक के बाद एक, जैसे पिता है, पिता का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, वंशानुगत। तो हमारे भारत देश में पैतृक व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन निर्वाचित है। तो हम क्या करते हैं, नाम मात्र की व्यवस्था कार्यपालिका में जो नाम मात्र का व्यक्ति है वो कौन है हमारे लिए, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ नाम मात्र का। आपने मोस्ट ऑफ सुना होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ गए, प्रधानमंत्री वहां गए, नरेंद्र मोदी यहाँ गए, रामनाथ कोविंद का नाम आपने कम सुना होगा। इसका मतलब क्या है, जो वास्तविक आपकी कार्यपालिका है उसके तहत कौन आता है, हमारा प्रधानमंत्री। और वास्तविक कार्यपालिका भी दो प्रकार से होती है, एक होती है हमारी स्थायी सदन और एक होता है हमारा अस्थायी सदन। ठीक है, अब स्थायी और अस्थायी सदन क्या होता है, या तो मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसा पता होगा कि राज्यसभा या लोकसभा में से एक स्थायी और एक अस्थायी होता है, लेकिन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर अभी समझा दिया तो वहाँ आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अस्थायी और स्थायी सदन होता है, जिसको हम वास्तविक कार्यपालिका के तहत जानते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर के कानून का निर्माण और कानून लागू कर चुके हैं। अब जो कानून का निर्माण हो चुका है वो आपके और हमारे लिए देश के अंदर लागू करने के बाद अपने अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा। इसकी देखरेख के लिए हमने क्या बनाया, न्यायपालिका बनाई। अब न्यायपालिका कैसी भारत देश में, इकहरी न्यायपालिका है। कैसी बेटा, इकहरी न्यायपालिका। और इकहरी न्यायपालिका में हमको सबसे ऊपर क्या मिलता है, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके नीचे मिलता है हमको हाई कोर्ट, और उसके नीचे मिलता है हमको सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट को सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला न्यायालय भी कह सकते हैं। इसके ऊपर होता है हमारा हाई कोर्ट और उसके ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई भी क्षेत्र का विशेष वाद विवाद का जो मामला होता है उस मामले को हम सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं, हम सबसे पहले सेशन कोर्ट या जिला न्यायालय में ले जाते हैं। अगर वो मामला वहां नहीं निपटता तो उसको हम फिर हाई कोर्ट में ले जाते हैं, और उसके बाद भी मामला नहीं निपटता तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें थी। अब एक और चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों में अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो काम व्यवस्थापिका ने किया वही काम कार्यपालिका दोनों मिलकर के, यानी कि दोनों में बीच में संबंध है, दोनों एक दूसरे से पूछे बगैर काम नहीं करते। लेकिन इन दोनों के काम में किसी भी प्रकार की अगर गलती है या किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है तो वो बदलाव करने का हक किसको है, केवल न्यायपालिका को। इसका मतलब ये कैसी है, स्वतंत्र बॉडी है, फ्रीडम बॉडी। ठीक है, स्वतंत्र अपने आप में फ्री है। इन दोनों के ऊपर इसका हक हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर इन दोनों का हक नहीं हो सकता। इसके किसी प्रकार के मामले के ऊपर जो निर्णय है उस निर्णय के ऊपर इन दोनों का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। यानी कि ये जो दोनों व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था इससे पूरी तरह क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इकहरी न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की, जिसकी मैंने हायरार्की बनाई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अब ये जो सरकार थी जिसने कानून का निर्माण किया, इस कानून का निर्माण करने के बाद इस कानून की परिभाषा क्या दे सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि संविधान की परिभाषा क्या दे सकते हैं। हम संविधान की परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान की परिभाषा लिख रहा हूँ मैं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो साथ में और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों, परिनियमों व कानूनों को संयुक्त रूप से संविधान कहा जाता है। इसका मतलब एक बात तो समझो, मैं फिर से बोल देता हूं आपके लिए कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए या फिर संचालित करने के लिए नियमों, परिनियमों और कानूनों को संयुक्त रूप से संविधान कहा जाता है। एक और बात समझो कि हमारे जो सरकार होती है ना, सरकार के कितने अंग बताए मैंने, 3 अंग बताए। तो इन तीनों की जो शक्तियां हैं, इन तीनों की जो पावर्स हैं, उन पावर्स को डिस्क्राइब करने यानी अलग अलग डिवाइड करने की भी पावर किसके पास है, हमारे संविधान के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सरकार की तीनों व्यवस्थाओं की शक्तियों का पृथक्करण करती है, और यही जो सरकार है ये क्या बनाती है, संविधान भी बनाती है। तो ये इंटर रिलेशन आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये हमारा जो संविधान बना है
इस संविधान को बनाने के लिए हमको इसके डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमारा जो संविधान बना इसका विकास कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान, पढ़ने से पहले संविधान के विकास को पढ़ेंगे। संविधान का विकास, इस संविधान का विकास हम 4 चरण में पढ़ेंगे बेटा। कितने चरण में? 4 चरण में। तो इसका मैं चरण आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला चरण है EIC की स्थापना व भारत में आगमन, ठीक है। दूसरा इसका चरण जो है कंपनी के चार्टर एक्ट। तीसरा जो इसका चरण है भारत परिषद अधिनियम। और चौथा जो इसका लास्ट चरण होता है उसमें हम भारत परिषद की जगह भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन और ये है हम 1600 से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कंपनी के चार्टर एक्ट 1773 से 1853 तक पढ़ेंगे। फिर हमारा जो भारत परिषद अधिनियम है 1857 से 1953 तक पढ़ेंगे। 1857 से लेकर के 1935 तक पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935 से 47 तक का हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो होगा वहां पर आपको पता है कि भारत का क्या हुआ, भारत का हमारा निर्माण हो गया, मतलब भारत आजाद हो गया था, ठीक है। 1947 में आजादी मिली, तो उसके आजादी के पहले तक का जो हिस्सा है उसको हम भारत के संविधान के विकास के तहत पढ़ते हैं। तो हम ये जो 4 चरण है, इस 4 चरणों को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन 4 चरण को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए MPPSC स्टडी क्लासेस में। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो को देखने के लिए मुझे कमेंट में आप बताते रहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।